बाजार बोलता है। इसमें एफआईज डीआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं। एफआईज ने एक बार फिर 3400 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है परसों के सेशन में, और डीआईज बाइंग करते हुए नजर आए, लेकिन उतनी बाइंग नहीं कर पाए जितनी की एफआईज सेल कर गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी का काम कर रही है। डीआईज 2784 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दिए, वहीं एफआईज ने 3412 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल क्या है, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। कल यूएस में वहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद इन्वीडिया के रिजल्ट्स की बात हुई, और वो रिजल्ट्स में आउटलुक ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो अगर हम देखें तो यूएस डाउ तो वैसे पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। शंघाई फ्लैट है नेगेटिव साइड पर, हैंसेंग फ्लैट है नेगेटिव साइड पर, निकाई करीब 1% नीचे है, कोस्पी करीब 0.5% ऊपर। तो ये कुछ एक जो एशियन इंडिसेस का हाल है मिली जुली है, बट थोड़ा सा नेगेटिव बायस ही आज देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो इस कमज़ोर मार्केट में भी आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। सिग्निटी टेक यहाँ पर करीब 5.5%, कॉनकॉर्ड बायोटेक का यहाँ पर 4%, और गरवारे फाइबर्स ये काउंटर लगातार गेनर्स या लूजर्स की लिस्ट में आ रहा है। 4% ये आज ऊपर है। सुजलॉन ऑन द पॉजिटिव साइड 4% ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो एक विदेशी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी उसका एक इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं आज के सत्र में जो कि गिरे हुए हैं। तो उसमें सारे ही अदानी समूह, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है आज। तो अदानी सॉल्यूशन 20%, अदानी ग्रीन 18%, अंबुजा सीमेंट 16%, अदानी एंटरप्राइजेस 15%, एटीजीएल 15%, सारे ही अदानी समूह टूट चुके हैं। अब एक बार अदानी मामला समझ लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है और अदानी ग्रुप के साथ, और क्यों इतनी तेज गिर गए हैं ये। अगर देख लें तो गौतम अदानी के लिए अमेरिका से एक नई आफत आई है, और उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गौतम अदानी को दोषी ठहराया है। अब मेन चीज़ ये है कि दोषी तो ठहरा दिया गया है, लेकिन ऐसा क्या मामला हो गया अचानक से कि एक दिन में आया और सारे ही अदानी शेयर्स को इतना तेज गिरा दिया। क्या है पूरा मामला देख लेते हैं। यूएस अधिकारियों का अदानी और 7 अन्य लोगों को लेकर बड़ा दावा उन्होंने किया है कि भारत में सरकारी अधिकारियों को उन्होंने 25 करोड़ से डॉलर से ज़्यादा की रिश्वत दी है। सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए गौतम अदानी ने रिश्वत दी है। अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। अमेरिका के शेयर बाजार रेगुलेटर SEC ने आरोप ये लगाए हैं। अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के जरिए पूंजी जुटाने का भी आरोप है। ग्लोबल वित्तीय संस्थानों से पूंजी जुटाने के लिए झूठे और भ्रामक बयान दिए गए हैं। चलिए, ये अमेरिकन कोर्ट का ये मानना है, लेकिन पूरा मामला देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत दी गई, उनका कहना है। अदानी ग्रीन और एज्योर पावर को फ़ायदा होने का SEC का दावा है। अरबों डॉलर के सोलर प्रोजेक्ट्स हासिल करने से जुड़ा हुआ मामला है। भारत सरकार के ऑर्डर्स हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई है। अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पर भी आरोप लगे हैं। मामले में अदानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारियों का भी नाम शामिल है। एज्योर पावर ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव सिरिल कैपनेस पर भी ये आरोप लगे हैं। 3 अरब डॉलर से ज़्यादा के लोन हैं, बॉन्ड इशू के जरिए रिश्वतखोरी को छिपाया गया है। अब ये फैसला अहम क्यों है, क्योंकि हाल ही में अदानी ग्रुप, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ट्रंप को बधाई देना इतना महंगा पड़ सकता है किसी कंपनी के लिए, किसी ग्रुप के लिए, वो देखना है। हाल में यूएस में 10 अरब डॉलर का अदानी ने इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी, और ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देने के साथ की गई थी ये घोषणा। सागर अदानी ने 5 साल में 35 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान भी किया था। अदानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सागर अदानी। सोलर, विंड, हाइब्रिड पावर प्लांट लगाने पर होने वाला है ये निवेश, जो कि इन्होंने ट्रंप प्रशासन के आने की बधाई जब दी थी तो उतना ये बड़े निवेश का ऐलान किया था। अब मामले का अदानी ग्रुप पर क्या असर देखने के लिए मिल रहा है, तो देखें तो अदानी एंटरप्राइजेज ने 60 करोड़ डॉलर के जो बॉन्ड थे इश्यूज को रद्द किया। फैसले के बाद अमेरिका में अदानी के बॉन्ड्स में भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज जो गिरावट है वो 10 से 20% की है, अब तो खैर 25-30% की भी हो गई है। अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट जो कि F&O में ट्रेड होते हैं, वहाँ पर भी एक बार तो डाउन सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। अदानी पावर, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी के शेयर 11 से 20% तक टूट गए, और अदानी एनर्जी का शेयर तो 20% के लोअर सर्किट पर ही खोला है।
अविनाश सर, देखिए, सारी बातें तो सब ठीक हैं। ये ऐसा अगर हम पॉलिटिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं समझता कि अगर ईमानदारी से कोई ग्रुप हाथ रख के ये बोले कि हाँ हमने सारे काम ईमानदारी से ही किए हैं, तो शायद ही कोई ग्रुप मिलेगा। लेकिन ये मामला जिसका पकड़ा जाता है वही रिश्वतखोर और चोरी वाला आरोप आ जाता है। सर, ये कितना बड़ा मामला होना चाहिए अदानी ग्रुप के लिए, और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल से देखो विवेक, ये जो डिसीजन आ गया है और वो भी स्टेट इलेक्शंस के पहले आया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है। क्योंकि मान के चलिए कि इस बार अगर महायुति गवर्नमेंट नहीं आती, तो वैसे तो सभी को पता है कि अडानी का जो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो वैसे ही थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रोजेक्ट बन चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी मैनेजमेंट कोशिश करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए कि उन्होंने सब काम ठीक ठाक किए हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में हम ये बार बार देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है। शेयर प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं इस सारे ग्रुप की, और कभी भी कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, जैसे जैसे ये एक नेगेटिव खबर आई, तो पूरे बाजार को लेकर डूब जाते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, निवेशकों को थोड़ा सा इस ग्रुप से कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में पैसा भी बहुत जल्दी वॉलेटाइल ट्रेंड में बहुत नीचे भी आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपने सही कहा कि ईमानदारी से अगर मैनेजमेंट कहता भी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो भी मार्केट उनको थोड़ा सा टाइम मांगेगी। और ये पूरा मसला जब तक लीगल कोर्ट में क्लियर नहीं होता, जब तक ये पूरा जो जजमेंट है इसको विड्रॉ नहीं किया जाता, तब तक डेफिनेटली एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट तो इन स्टॉक्स पे चलेगा। मार्केट ऐसे समय पे फंडामेंटल नहीं देखेगी, मार्केट ऑब्वियसली सेंटिमेंट पे ही जाएगी। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब बाजार वीक है, जब सेंटिमेंट ऑलरेडी खराब है और ऐसे खराब बाजार में आपको ऐसी खबर मिलती है, तो इसका असर डबल होता है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, अभी इमीडिएटली कोई खरीदारी इन स्टॉक्स में ना करे। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो तो होल्ड करे, बट थोड़ा सा पानी को सेटल होने दीजिए, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, कंपनीज तो इनकी बहुत मजबूत है, जैसे अडानी पोर्ट है, अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी टोटल गैस है, तो ये बिजनेसेस बहुत सॉलिड है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कंप्लायंस का इशू आता है, तो मार्केट्स को डेफिनेटली डर लगता है। बिल्कुल सर, अब जो निवेशक फंस गए हैं इन शेयरों में, उनको क्या करना है? मतलब वो होल्ड कर लें, ट्रंप को आने दें? बधाई तो उन्हीं को दी गई थी, तो खुशी भी अगर देनी होगी तो वही दिलवाएंगे, अभी तो या? देखिए, अभी तो होल्ड ही करना है। क्योंकि देखिए, ऐसे बाजार में आप अगर पैनिक में बेचोगे तो आप कहीं पे भी नहीं रहोगे। और मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे नॉट ओनली रिटेल बट बड़े जो इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे जीक्यू पार्टनर्स, जिन्होंने बहुत पैसा इस कंपनी में लगाया अक्रॉस अडानी ग्रुप में, सर वो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं है। तो वो भी मेरे ख्याल से वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आज ही के दिन पे सब बिकवाली करेगा। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि लेट द वाटर सेटल डाउन, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अडानी ग्रुप का भी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है, प्लस वो क्या लीगल कोर्स लेते हैं, और ऑब्वियसली कितना बड़ा धक्का इनके बिजनेस पे होगा, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है कि बेसिकली फाइनेंशियल स्पेस का इम्पैक्ट क्या आएगा, बिकॉज अभी तो सेंटीमेंट प्ले कर रहा है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड होल्ड। अभी तो मेरे ख्याल से कोई पैनिक सेल ऑफ ना करे। लेकिन हाँ, जिन्होंने खरीदा नहीं और ये सोच रहे कि आज सारे स्टॉक्स गिरे हैं, हमको अभी खरीदना चाहिए, वो गलती ना करे। थोड़ा सा टाइम वेट करिए, और उसके बाद एक बार थोड़ी क्लैरिटी आती है तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें एंट्री की जा सकती है कि नहीं। बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 1000 के पार इस समय दर्शक हमें देख रहे हैं। और कुछ एक दर्शकों के सवाल सर मैं फटाफट से लेता हुआ चलता हूं। आदित्य कुमार जी का सवाल है, सर केयर रेटिंग स्टॉक का 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एंट्री लेवल क्या सही रहेगा? देखिए, केयर रेटिंग में तो अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही निवेश करिए, क्योंकि एक ऐसा शेयर है जो डेट मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से ये ज्यादा चलता है। ये रेटिंग कंपनी है, रेटिंग सर्विसेज है, कैश रिच कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी देती है। बट इस कंपनी में एक बात मैं बता दूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में जब भी कोई गिरावट आती है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला होता है, तो इनके ऊपर भी असर होता है। तो मुझे लगता है कि नजरिया 1.5-2 साल का अगर ये रखते हैं, तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखें। जी,
मुकेश कन्वर जी का सवाल है, चेन्नई पेट्रोपल्स लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बन सकती है क्या? और क्या हम ऑल टाइम हाई जो इसका 1275 था अगले 2-3 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये पहले तो चेन्नई पेट्रो तो ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनी है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज्यादातर मोमेंटम ट्रेड ही आता है, क्योंकि ये सारी कंपनीज में देखिए क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा वेरिएबल होता है। अभी फिलहाल तो देखिए क्रूड ऑयल की कीमतें वापस वोलेटाइल हो चुकी है। अगर कीमतें और बढ़ती है तो दिक्कतें चेन्नई पेट्रो के लिए बढ़ेगी, क्योंकि इनकी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में असर आएगा। बट मुझे लगता है कि देखिए, अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो टारगेट प्राइस बिना बताए मैं यही कहूंगा कि वैल्यूएशंस अच्छे हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आपको थोड़ा लंबा नजरिया रख के यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हैं जी। कुछ एक ग्लोबल खबरें भी जिनका कि इम्पैक्ट हम दुनिया भर के बाज़ारों पर देख भी रहे हैं, और थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाती है बैक ऑफ द माइंड। रशिया यूक्रेन की टेंशन दोबारा गहरा गई है। पहले उन्होंने यूक्रेन ने अमेरिकन बेस्ड मिसाइल रशिया में छोड़ी। अब बुधवार को उन्होंने यूके की जो क्रूज़ मिसाइल थी वो भी रशिया पर छोड़ दी है। तो ये थोड़ा सा टेंशन गहरा आ रही है। पुतिन जहाँ पर कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर करना तो नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा टोन डाउन किया है कि अगर कोई भी ऐसा कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर है और वो किसी ऐसे देश का साथ देता है हमारे देश पर हमला करने के लिए, तो इसको एक न्यूक्लियर वॉर ही माना जाएगा। मतलब उनकी एक इनडायरेक्ट जो चेतावनी है वो अमेरिका, यूके, जो इस तरह के जो देश हैं जो न्यूक्लियर पावर से सुसज्जित हैं, उनको एक सीधे तौर पर धमकी दी गई है। तो अविनाश सर, जब ये तो सर 19 जनवरी हम तो सोच रहे थे कि मार्केट ठीक हो जाएगा, अब ट्रंप प्रशासन आ रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म हो जाएगा। ये तो उल्टा पड़ गया। ये तो 19 जनवरी अब कैसे आएगी, 19 जनवरी तक कैसे निकलेगा मार्केट, इसका वेट करेगा कि जल्दी से ट्रंप आए, कुछ करे। और ट्रंप तो 20 जनवरी से पहले आएंगे नहीं, क्या करें सर? हैं। देखिए, मेरे ख्याल से एक बात तो क्लियर है कि पॉलिटिकली देखिए ट्रम्प साहब आते हैं, उसके बाद उनकी कमेंट्री और उनकी पॉलिसीज आएंगे, बट तब तक मार्केट को झूंझना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स जो अर्निंग्स नंबर्स है वो उम्मीद के हिसाब से आए नहीं है। अभी उम्मीद यही है कि अक्टूबर टू दिसंबर का जो रिजल्ट सीजन आएगा वो अगर विवेक थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन इस बार काफी अच्छा था, मानसून का प्रोग्रेस भी काफी अच्छा है, तो होपफुली अगर नंबर थोड़े अच्छे आते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। और रही बात देखिए मार्केट सेंटिमेंट की, तो जब तक एफआईआईस की लिक्विडिटी कम नहीं होती तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट ऊपर कितना जाएगा। मेरे ख्याल से देखिए रोज अगर एफआईआईस 2,500-3,000 करोड़ का माल बिकवा रहे हैं तो इसका क्लियर मतलब है कि वो पैसा निकाल रहे हैं और वापस यूएस के मार्केट्स में डाल रहे हैं, जहां पे बॉन्ड यील्ड्स हाई लेवल्स पे है। तो ये सिलसिला जब तक चलता है तब तक अंडर परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिलेगा। और ये करेक्शन जो है, मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि देखिए इसका इंतजार मार्केट में काफी लोगों का था, किस कारण से आएगा वो किसी को पता नहीं था। अभी तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन और थोड़ा सा इंतजार करना है। हो सकता है 2-3 महीने के बाद मार्केट में थोड़ी सी एक अप ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक आपको यही समय है जब आपको अच्छे खासे स्टॉक्स में निवेश करना है। बिल्कुल। वहीं अगर अमेरिकन मार्केट में दो कंपनियों की बात करें, इन्वीडिया और साथ ही टारगेट कॉर्प, इन दोनों के ही नतीजों से थोड़ा सा निराशा देखने के लिए मिली। इन्वीडिया के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, नो डाउट, उनके 94% रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन उनकी जो गाइडेंस है वो थोड़ी वीक है। उसके बाद जो आफ्टर मार्केट आवर्स होते हैं उसमें ये जो काउंटर है अमेरिका में वो 3% गिरता हुआ दिखाई दिया। साथ ही टारगेट कॉर्प, यहाँ पर भी ये रिटेलर चेन है, वहाँ पर बड़ी रिटेलर चेन है, और उसने अपनी गाइडेंस गिरा दी, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में 19% ये शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। उनका एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इंडियन मार्केट के लिए भी बन जाएगा, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका में लोग नॉन एसेंशियल्स चीज़ें लाइक गारमेंट्स, कपड़े, साथ ही होम प्रोडक्ट अब कम खरीद रहे हैं, उस पर खर्चा ही कम कर रहे हैं। सर, ये कितनी बड़ी वार्निंग है जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इंडिया जो इस तरह के होम प्रोडक्ट्स जो बेचती हैं, लाइक वेल्सपन लिविंग जो कि टॉवल बेचती है, ट्राइडेंट जो इस सेगमेंट में है, बड़े एक्सपोर्टर हैं, ये सेंचुरी टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इन सभी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से देखिए यूएस की इकोनॉमी में मार्केट तो काफी बड़ा है, हो सकता है कि एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ा सा दबाव रहे, लेकिन आपको ये बात भी समझनी है कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स काफी प्रोमिनेंट है, कॉस्ट वाइज हम काफी कॉम्पिटिटिव है।
तो ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो सकता है कि एक आध 2 महीना या 3 महीने के लिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन अगर प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रहे और ऑब्वियसली ट्रम्प साहब आने के बाद जो पॉलिसीज वो अनाउंस करेंगे, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अगले 3-4 महीने में आनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो देखिए ये नंबर्स कोई ज्यादा परेशानी वाली नहीं है। मेरे ख्याल से एक बार ट्रम्प साहब आएंगे, नई पॉलिसीज अनाउंस करेंगे, उनकी स्पेंडिंग कैसे, कौन से सेक्टर्स पे वो फोकस करेंगे, वो सब सुनने के बाद ही मार्केट्स में कंफर्ट आएगा। मुझे नहीं लगता है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है टेक्सटाइल्स में, वहां पे तो कंडीशन और भी खराब है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट हाँ, इन द नियर टर्म थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। बिल्कुल। साथ ही घरेलू खबरों पे देखें तो इलेक्शन से बड़ी न्यूज़ तो इस वीक की कुछ थी नहीं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस शिवसेना के जीतने की उम्मीदें एग्जिट पोल के अनुसार आ रही है। अब जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे सैटरडे को, तभी देखना होगा कि क्या कुछ रहता है सैटरडे को, और उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो मंडे को मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि झारखंड में कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि बीजेपी लेड जो वहाँ पर जो उनके अलायंसेज हैं उनको 41 सीट, और जो कांग्रेस लेड अलायंसेज हैं उनको करीब 39 सीट के करीब मिलने की बात है। लेकिन ये कुछ एक पोल्स हैं, देख लेंगे कि अब सैटरडे को एक्चुअल डेटा ही क्या देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर जो टाटा पावर के साथ जुड़ रही है वो है कि कंपनी 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी क्षमता के लिए कंपनी ने भूटान के साथ जॉइंट वेंचर किया है। भूटान की जो एक कंपनी है ड्रग ग्रीन, उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। वहाँ की ये सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में। टाटा पावर का अगर देखें तो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो 12,900 मेगावाट का हो चुका है, जिसमें कि 6400 मेगावाट तो ऑपरेशनल कैपेसिटी और 6500 मेगावाट पर वो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में है। कंपनी के कुल पोर्टफोलियो में ग्रीन एनर्जी का करीब अब 42% हिस्सा कंपनी कह रही है कि 2030 तक हम इसी कंट्रीब्यूशन को 70% पर ले जाएंगे, कि जितनी टाटा पावर की टोटल कैपेसिटी होगी उसमें 70% ग्रीन एनर्जी ही कंट्रीब्यूट करेगी। अविनाश सर, कैसे देखें टाटा पावर को जहां पर कि वो ग्रीन एनर्जी पर इतना बड़ा फोकस कर रही है विद बिग बैंग कैपेसिटी एक्सपेंशन, और उसमें सर ग्रीन एनर्जी में तो कॉस्टिंग कम रहती है, तो एक बार तो कैपेसिटी लगाने का तो खर्चा होगा, लेकिन बाद में तो जो फल जो होंगे वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या लेकर चलें? नहीं, बिल्कुल। देखिए टाटा पावर में अगर किसी को लंबा नजरिया लेना है तो देखिए उन्होंने क्लियरली रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी को फोकस एरिया माना है। और मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस होता है तो एक बात निवेशकों को दिलासा रखना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल में ये बिजनेस काफी बड़ा होगा। अभी हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन का भी आईपीओ ओपन हो चुका है, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंशन की बात की है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और लोकल मुझे लगता है जो प्रोड्यूसर्स है जो लोकल डिमांड को केटर करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में अभी भी सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सारी चीजें अभी नहीं है। काफी हेडरूम है ग्रोथ के लिए। तो नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो भी रखता है, मुझे लगता है कि एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट में आपको टाटा पावर एक्यूमुलेट करना चाहिए। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में कोई बड़ी उछाल आएगी ऐसा लगता नहीं। आपको अगर नजरिया 1.5-2 साल का रखना है तो आप यहाँ पे एक कॉल ले सकते हो। बिल्कुल। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील सर, इस पर भी एक बड़ी खबर है कि गोवा में कंपनी को कोडिल आयरन ओर ब्लॉक की बोली कंपनी ने जीती है, और ये आयरन ओर का जो ब्लॉक है इसमें करीब जो एस्टिमेटेड रिजर्व माने जा रहे हैं वो करीब 5 करोड़ टन के माने जा रहे हैं। तो सर ये एक कितनी बड़ी जीत मानी जाए जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कि एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अब इनका हो जाएगा, क्योंकि इनको आयरन ओर जिसके लिए बाहर से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते थे, एनएमडीसी पर डिपेंडेंट रहते थे, अब वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हालांकि लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइनिंग करने में टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक इंटीग्रेटेड कंपनी बन जाएगी। कैसे देखें सर जेएसडब्ल्यू को? ये देखिए खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे आपने कहा कि देखिए ये सारी चीजें को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में और उसका मटेरियल इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म में आपको शायद एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिले, लेकिन देखिए मार्केट तो इंतजार करेगा कि ये जो माइन मिली है इसका नंबर्स पे, फिनेंशियल पे किस प्रकार से असर होता है, प्रोडक्शन पे कैसे असर होता है। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक छोटा सा स्पाइक के बाद स्टॉक वापस एक छोटी रेंज में ही आएगा। बिकॉज अभी भी हमको लग रहा है कि देखिए स्टील मेटल कंपनीज में अभी भी जो बड़ा उछाल है वो आना बाकी है। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड तो अच्छी है, बट ग्लोबली अभी भी मुझे लगता है कि प्राइसेस को इंप्रूव होने में थोड़ा समय लगेगा। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है, उसमें कोई डाउट। बिल्कुल।
सर कुछ एक जो हमारे दर्शक हैं उनके भी सवाल लेता हुआ चलता हूं। एक हमारे दर्शक हैं दीपक जुगाड़ जी, ये पूछ रहे हैं एक्सिस बैंक पर आपकी राय जानना चाहते हैं। सर 1250 रुपये के कुछ इनके पास शेयर हैं, लॉन्ग टर्म का विज़न रखना चाहते हैं ये एक्सिस बैंक में अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीना है तो पकड़ के रखिए, क्योंकि देखिए बड़ी बैंक है, एसेट क्वालिटी भी अभी काफी स्ट्रांग है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक आध क्वार्टर बैंक में थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन आया है, लेकिन अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर जीडीपी ग्रोथ हमको 8% के ऊपर लेके जाना है, प्लस गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स का प्रोग्राम अनाउंस किया है, इसका असर आपको बैंक्स में जरूर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्टेडी मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो का विचार है तो 1.5-2 साल के लिए अगर आप निवेश रहना चाहते हो तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। तो कोई जल्दबाजी मत करिए। देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, बट टाइम आपको यहाँ पे लंबा देना। बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन, आपकी रडार पर कोई ऐसे गिरे हुए मार्केट में भी शेयर हैं जो कि आप जिन पर बुलिश हो या जहां पर आप प्रॉफिट बुक करा रहे हो कि बियरिश हो? देखिए हमने आपके चैनल पे बहुत पहले काफी स्टॉक्स बताए हैं। इसमें एक तो हमारा जो पसंदीदा रियल एस्टेट स्टॉक है वो तो अनंत राज है, 680 का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो विवेक अगले साल 1.5 साल में 750-800 रुपये भी जा सकती है, क्योंकि डेटा सेंटर का बिजनेस तो बहुत ही तगड़ा है। इसमें 28 मेगावाट कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्च 25 तक ऑपरेशनल होगा। प्लस अभी गूगल के साथ इन्होंने को लोकेशन का भी एक करार किया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी डेटा सेंटर की अभी आने वाले 1.5-2 साल में बहुत मजबूत तरीके से बढ़ेगी। यहाँ पे 750 का इनिशियल टारगेट है। और दूसरी कंपनी जो हमको पसंद है, जो हॉस्पिटैलिटी स्पेस से कनेक्टेड है, वो बीएलएस इंटरनेशनल है। देखिए ये कंपनी सभी को पता है कि जब आप वीसा और फॉर्मेलिटीज करने को जाते हो तो ये कंपनी का नाम आता है। इनका जो सेकंड क्वार्टर का नंबर है वो बहुत ही नोटवर्दी है। मैं देख रहा था कि कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 80 करोड़ से 164 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेकंड क्वार्टर का 146 करोड़ हो चुका है। तो इस साल कम से कम 450-475 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल मुश्किल से 350 करोड़ था। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी कंपनी है, जीरो डेट बिजनेस है, एसेट लाइट वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे 450 का टारगेट प्राइस लेके ये भी खरीदिए। ये भी करीबन 380-82 चल रहा है। तो ऐसे बाजार में आपको ऐसी कंपनीज पे फोकस करना है जो अपने एरिया में मार्केट लीडर है, बैलेंस शीट अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कैश फ्लो अच्छी। बिल्कुल। तो अविनाश सर ने 2 कॉल बताई हैं, एक बीएलएस इंटरनेशनल जहां पर कि 384 का लेवल चल रहा है, 450 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही सर ने बताया कि अनंत राज, ये कंपनी जिस तरह से रियल एस्टेट के साथ साथ अब डेटा सेंटर पर भी फोकस कर रही है, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। 664 रुपये चल रहा है, 750 रुपये के टारगेट्स के लिए ये दोनों ही काउंटर खरीदारी कर सकते हैं। अविनाश सर आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।